क्या है साइक्लोट्रॉन? हमें ये पता लगा कि अगर हम अपने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाए, लेकिन बहुत ही कम एरिया के अंदर, तो आप क्या करते हो, उसे गोल गोल घुमाते हो और उसकी स्पीड बढ़ाते हो। अब ऐसा होता कैसे है? तो हमने क्या किया है, एक कंडक्टिंग डिस्क ली है, हॉलो डिस्क है, ठीक है ना, अंदर से हॉलो है, उसे कट किया है और सेपरेट किया है, और उसके दोनों एंड्स पे हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है। तो ये चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन अभी जानना सिर्फ इतना जरूरी है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि ये अपनी पोलैरिटी लगातार बदलता रहता है। जैसे हमें पता है कि डायरेक्ट वोल्टेज होता है ये, ठीक है ना, डीसी वोल्टेज, एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। लेकिन एसी की खास बात यह है कि समय के साथ ये अपनी पोलैरिटी बदलेगा। इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, ये आपने सुना होगा ना, घरों में करंट आता है। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में ये वाला टर्मिनल 50 बार पॉजिटिव होता है और 50 बार नेगेटिव होता है। तो आप समझ सकते हो कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन एक सेकंड में 50 बार बदलती है, ठीक है। तो ऐसा सर्किट है जिसे हम एसी सर्किट बोलते हैं। तो मैंने किया क्या कि जो दो डीज थे, इनको एक एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। तो कोई इंस्टेंट ले लेते हैं जब ये साइड पॉजिटिव थी और ये साइड नेगेटिव थी, तो ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ऐसा करने से होगा क्या, आपको पता है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है लेफ्ट वाली डिस्क और राइट वाली क्या है, लो पोटेंशियल है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी इनके बीच में, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन है। हमें पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है कि नहीं। और मान लो कि आपने अपना चार्ज पार्टिकल यहां बीच में रख दिया था, तो अब आपको दिख रहा है कि क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, तो आपका चार्ज पार्टिकल राइट में चलना स्टार्ट कर देगा। डी क्या है? डी बेसिकली कंडक्टर हैं जो डी शेप में है, दिख रहा है ना बेटा, डी शेप में कंडक्टर्स हैं, हॉलो डिस्क के शेप में होते हैं, इनके अंदर आप घूम फिर के आ सकते हो, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल राइट की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आपका चार्ज पार्टिकल क्या होगा, राइट साइड में एक्सीलरेट होगा और वो मूव करना शुरू करेगा। लेकिन आपने क्या किया है, पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी है इनटू द प्लेन। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी अगर राइट साइड में आएगी, तो v क्रॉस b अगर मैं करूं, तो पार्टिकल सर्कल पे घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि जैसे ही एंटर करेगा यहाँ पर, अच्छा, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। तो जैसे ही इस डी के अंदर एंटर किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इसे इस रास्ते पे घुमा देती है, और जैसे ही इस रास्ते पे घूमा, अब ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो अब आप ऐसा समझो, ऐसे हमारे डीज थे ना, इस तरह से, तो यहां से ये एंटर किया, और क्योंकि इन डीज के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, सॉरी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो ये किसके ऊपर घूमा, प्योरली एक सर्कल के ऊपर घूमा। समझ आई ना बात? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसी थी, अगर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही रखें, तो जैसे ही ये बाहर आएगा, इसकी स्पीड घटना शुरू हो जाएगी, समस्या हो गई। तो फिर क्या किया गया कि ऐसा कुछ पता किया गया कि जो जितने टाइम में आपका चार्ज पार्टिकल एक सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है, उतने टाइम में इन डीज की पोलैरिटी बदल जानी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी हो जानी चाहिए, ऐसी हो जानी चाहिए जैसे ये बाहर निकले। तो फिर से एक्सेलरेट होगा, अच्छा, फिर जाएगा, फिर सर्कल में निकलेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ी हुई है, और आपको पता है कि रेडियस होता है आपका mv/bq, तो ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा बड़ी रेडियस, तो फिर ये बड़ी रेडियस में घूमेगा। अच्छा, फिर यहां से निकलेगा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ऐसी रही, तो फिर स्पीड घटेगी, इसलिए हम चाहेंगे कि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाए। समझ आ रही है ना बात? तो बेसिकली हम ये कर देते हैं इस तरह की सेटिंग के बीच में, डीज के बीच में, जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल चल रहा हो, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। एक और खास बात है, क्या वो खास बात है कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है। हमें पता है टाइम पीरियड जो आता है वो आता है 2πm/bq। तो ये चीज वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, यानी वो छोटी रेडियस के इस सर्कल में घूमने में जितना टाइम लेगा और इस बड़ी रेडियस के सर्कल पे घूमने में जितना टाइम लेगा, वो दोनों टाइम क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्योंकि मुझे एम पता है, अपने चार्ज पार्टिकल का चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं कि जितने टाइम में सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, उतने ही टाइम में पोलैरिटी बदल जाए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आ जाए। समझ आई क्या बात?
अगर ऐसा हम लगातार करते रहेंगे तो आप देखोगे कि लगातार इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, रेडियस लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और जब सफिशिएंट स्पीड आपको मिल गई है, सफिशिएंट रेडियस आने के बाद जहां से एग्जिट पॉइंट होगा आपका पार्टिकल वहां से एग्जिट कर जाएगा और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी। समझ आया? तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्योंकि क्या होगी, 1 टाइम पीरियड ही होगी ना, इसका हाफ, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो आप अपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की सेट करते हो उसे हम नाम देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यही वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो सकता है परफेक्टली। अगर आपने ऊंच नीच की तो हो सकता है कि एक समय पे उसकी स्पीड घटना भी शुरू हो जाए। किसी को कोई डाउट है या समझ आया? बोलो, कोई डाउट है तो अभी बोलो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट काम कैसे करता है वो तो हम देखेंगे आगे के चैप्टर में, पर अभी बस ऐसा समझ लो कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एडजस्ट कर दी जाती है किसके साथ, चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के साथ। ये इक्वेशन होती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। देख सकते हो आप टाइम के साथ वोल्टेज चेंज हो रहा है लगातार, और ओमेगा ही है इसकी क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ आएगा सभी को? चलो, तो जैसे एक क्वेश्चन बता दो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर साइक्लोट्रॉन टू वर्क फॉर अ चार्ज पार्टिकल q, m टू एक्सेलरेट इट। यो नहीं, टू है, पार्टिकल का है वही आप रख दो अपने ऑल्टरनेटिंग करंट का, बी क्यू बाय एम आंसर है, फॉर्मूला है, सभी को आना चाहिए, साधारण सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देख लो, इफ द सेपरेशन बिटवीन द डीज इज डी, ठीक है, एंड द पार्टिकल q, m एग्जिट्स द साइक्लोट्रॉन एट p पॉइंट पे एग्जिट करता है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेड इनसाइड द साइक्लोट्रॉन बिफोर एग्जिटिंग। बताओ। ठीक है, और जब ये एग्जिट करता है उस समय स्पीड भी बतानी पड़ेगी। तो पार्टिकल एग्जिट करता है, एग्जिट्स एट स्पीड v, मान सकता हूं एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, v नॉट। तो v नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये होना चाहिए क्या, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में हमें मिल जाएगा कितना, v नॉट बाई डी। ये आपको मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स लग रहा होगा जब पार्टिकल इसके बीच में होगा, डी इसके बीच में, तो वो हो जाएगा आपका कितना, q इंटू ई, यानी कि q v नॉट बाई डी। समझ आई बात? तो ऐसा सोच के देखो कि एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन जब होगा यानी यहां से यहां जाएगा, इस तरह से घूमेगा, और घूम के वापस जब तक यहां नहीं आएगा एक रेवोल्यूशन नहीं होगा। तो एक रेवोल्यूशन में कितनी बार वो बीच वाले मीडियम को पार करता है, तो आपको दिखा कि एक रेवोल्यूशन खत्म करने के लिए, यानी जहां से शुरू हुआ था वहीं आने के लिए, वो 2 बार रीजन को क्या करता है, पार करता है, और दोनों बार वो क्या हुआ होगा, एक्सेलरेट हुआ होगा। भाई अपना वीडियो बंद कर दो सौरभ। हाँ, 2 बार क्या कर रहा होगा, रीजन को पार कर रहा होगा। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूं कि वर्क डन एक बार इस रीजन को पार करने में कितना होगा, तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी क्यू वी नॉट बाई डी इंटू डी। यही आपको पता भी है, इतने से आपने एक्सेलरेट किया है बेसिकली, ठीक है ना। तो कितना है, क्यू वी नॉट, ये हमने अभी जस्ट ऊपर लिखा भी था कि वी नॉट पोटेंशियल से एक्सेलरेट करो क्यू चार्ज को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतने से बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये है वर्क डन एक बार पार करने में। तो मैं मान लेता हूं कि उसने n बार इस रीजन को क्रॉस किया होगा निकलने से पहले। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, टोटल वर्क जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा n इंटू डब्ल्यू, यानी n q v नॉट, और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस यही होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी यूज होती है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड तो कभी वर्क करती ही नहीं है, अच्छी बात यह है। तो बस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना, n इंटू क्यू इंटू वी नॉट, ये हो जाना चाहिए हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियली क्या था, 0। क्लियर है क्या? तो यहां से नंबर ऑफ टाइम्स जब उसने क्रॉस किया है बीच वाले रीजन को, वो आपको कितना मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा हमें एम वी स्क्वायर बाय 2q वी नॉट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इसके हाफ, क्योंकि एक बार में कितना करता है वो,
2 बार पार करता है एक रेवोल्यूशन में, तो वो आपको मिल जाएगा n/2 यानी कि mv²/4qv0। समझ आया? अभी तक आपने जो जो पढ़ा है ना, अब वो उसका एक उल्टा इफेक्ट तरीके से हमें देखना है। हमने अभी तक ये देखा है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर या फिर लूप है, तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो फील्ड इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है। उस फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है और वो मोशन में है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, किसी एक एंगल पे चल रहा है, तो वो अलग अलग तरीके के मोशन करता है, अलग अलग तरीके के पाथ फॉलो करता है। हमने देखा स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, सर्कुलर पाथ हो सकता है, हेलिकल पाथ हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह की चीजें हुई हैं। मैग्नेटिज्म का मॉड्यूल का कुछ पता चला? मैग्नेटिज्म के मॉड्यूल का कुछ पता नहीं चला। मैडम ने कहा कि हमें नहीं पता, नई वाली मैम से पूछो। नई वाली मैम से पूछा तो वो मुझसे ही उल्टा करंट इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल मांगने लग गई, तो मैंने कहा ये तो गलत ही जगह है। तो अब मैं और ऊपर जाता हूँ, संजय सर से बात करता हूँ, वो शायद कुछ कर पाए। ठीक है, हाँ। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा, अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है कि क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है। यानी अभी तक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी हर जगह पे, वायर में करंट तो मैग्नेटिक फील्ड, लूप में करंट तो मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको देखना है क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आ सकता है। अगर हम उल्टा करना चाहें तो क्या पॉसिबल है? आपके पास एक लोहे की रिंग हो और आपके पास एक बार मैग्नेट हो, तो क्या आप खड़े खड़े उसमें करंट प्रोड्यूस कर सकते हो? तो ये जादू वाली चीज हमें पढ़नी होती है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, तो इसमें 2 वैज्ञानिक हैं पूरे चैप्टर में जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, पहले का नाम है आपका फैराडे और दूसरे हैं अपने भाई लेंज। ठीक है ना। बेसिकली क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स किए गए कई तरीके के। एक मैग्नेटिक रीजन ले लूं मैं अगर इस तरह से, ठीक है ना, ये स्टैब्लिश हो चुका था कि करंट कैरिंग वायर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, अब किसी ने क्या किया, एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ली, किसी ने क्या, इन्होंने ही किया, मैग्नेटिक फील्ड ली, ठीक है, और उसके अंदर क्या किया, एक कंडक्टिंग लूप को रखा। ये कंडक्टिंग लूप है, सिर्फ एक वायर है, उसे इस तरह से प्लेस कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी। अब इन्होंने सिर्फ ये मेजर किया इसके अंदर एमीटर लगा के कि क्या लूप के अंदर करंट आ रहा है। इनके मन में आया होगा ऐसा कि क्या पता लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो करंट आ जाए। तो सबसे पहली चीज, जब उन्होंने लूप को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उस समय पे करंट को मेजर किया तो करंट की वैल्यू आई 0, जो कि होना भी चाहिए था। ऐसी थोड़ी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कि बस मैग्नेटिक फील्ड में लूप रख दिया और करंट आ जाए। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि शायद मोशन से कुछ हो सके, तो उन्होंने इस लूप को लिया और इसे कोई स्पीड v दे दी। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ली गई थी। अच्छा, अब यहां पे उन्हें लगा कि शायद करंट आ जाए, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन क्या आई, करंट फिर से 0 आ गया। अच्छा, तो उन्होंने कहा मतलब अगर मैं लूप को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो करंट नहीं आता है, या मैं लूप को स्पीड भी दे दूं तो भी करंट नहीं आता है, तो फिर क्या करें? तो फिर उन्होंने लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। अगर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लूप के अंदर करंट आ गया। काफी खुश हुए वो। ठीक है ना। और क्या कर सकते थे, जो जो पॉसिबल था काफी कुछ किया होगा, यहां बस हम उस पर ध्यान दे रहे हैं जो कि काम का है हमारे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लूप लिया और किसी तरह से उसकी रेडियस चेंज करना शुरू की। ठीक है ना, उसे बड़ा करना शुरू किया। यहाँ सर्कुलर लूप में देखने में अजीब लग रहा है, पर बेसिकली होता कैसा है, इस तरह से गाइड रेल्स होती हैं और यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर रखा होता है, तो ये अभी एरिया है, फिर इस रेल को क्या करते हैं, स्लाइड करते रहते हैं, तो एरिया बढ़ता रहता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपने लूप का एरिया चेंज किया, बी को कांस्टेंट रखा और एरिया को चेंज किया, तो भी उन्होंने देखा कि करंट आ गया। ये भी खुशी की बात थी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैं अगर लूप को घुमा के देखूं तो करंट आ जाए। ठीक है ना। उन्होंने अपने लूप को घुमाना शुरू किया, एरिया फिक्स रखा था, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रखी थी और लूप को दिया ओमेगा और सोचा कि क्या पता करंट आ जाए, तो देखा कि इस केस में करंट नहीं आया।
और फिर एक और एक्सिस पे घुमा के देखा, इस एक्सिस पे ओमेगा से, और देखा कि इस बार करंट आ गया। तो इससे क्या समझ रहे हो? थोड़ा बहुत हिंट लग रहा है किसी को? हो क्या रहा है? देखो किस किस केस में जीरो नहीं आता, किस किस केस में जीरो आता है बेसिकली करंट। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने लूप को एज इट इज रख दिया है तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अपने लूप को स्पीड दे दी है तो भी कुछ नहीं होने वाला। आपने अपने लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया है उसी प्लेन में, तो भी कुछ नहीं होने वाला। करंट सिर्फ तब आता है जब आप बी को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो बेसिकली, या आप एरिया को चेंज करो, या इस केस में क्या हो रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर भी अंदर है, लेकिन जैसे ही मैं लूप को थोड़ा सा घुमाऊंगा अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदलना चेंज हो जाएगी, यानी इस डिस्क का प्लेन चेंज होने लग जाएगा। तो या तो आप बी बदलो, या तो आप ए बदलो, या आप बदलो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो अब उनको चमक गया क्या कि बेसिकली बदल क्या रहा है मेरे भाई, फ्लक्स बदल रहा है, जो कि होता है बी ए कॉस थीटा। तो अगर किसी क्लोज कंडक्टिंग लूप में फ्लक्स चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, तो उन्होंने कहा कि उस लूप के अंदर करंट आ जाता है। और यही है आपका फैराडेज लॉ। पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें। फैराडे का लॉ क्या हो गया, उन्होंने कह दिया इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज कंडक्टिंग लूप चेंजेस विद टाइम, ठीक है ना, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप। तो उन्होंने बोला था कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिससे कि करंट आता होगा। अगर आपके लूप में रेजिस्टेंस है तो करंट आ जाएगा। समझ आ रही है क्या बात? तो फैराडे का लॉ आपको बताएगा कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या कितना करंट प्रोड्यूस होगा, और लेंज लॉ आपको बताएगा कि भाई किस डायरेक्शन में ईएमएफ आएगा और किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। क्या सबको ये क्लियर है? यानी कि अगर किसी क्लोज कंडक्टिंग लूप का फ्लक्स चेंज हो रहा हो, सिर्फ उसी केस में उसके अंदर करंट आ सकता है। ठीक है, तो अब यही देखना है हमें। सबसे पहले देख लेंगे हम क्या, लेंज लॉ। ठीक है, सुना तो सभी ने होता है अपने जीवन में। लेंज लॉ किसे कह दिया जाता है? तो लेंज लॉ हम कह देते हैं इफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद अ क्लोज लूप चेंजेस विद टाइम, तो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो उस चेंज को अपोज कर सके, ठीक है ना, जिसने उसे प्रोड्यूस किया है। यानी कि अगर किसी लूप के लिए फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो वो उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। ये आपका लूप है। अगर इसको क्रॉस करने वाला फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है, बदलने का मतलब होता है बढ़ना या फिर घटना। तो अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो लेंज लॉ के हिसाब से करंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी कि ये लूप खुद का फ्लक्स ऐसा प्रोड्यूस करे कि नेट फ्लक्स क्या रह सके, कम रह सके, घटाने की कोशिश करेगा। और फ्लक्स अगर घट रहा है तो ये नेट फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कि उल्टा काम इसे करना है। अगर किसी डायरेक्शन में फ्लक्स घट रहा है किसी लूप से, तो वो लूप अपने अंदर ऐसा करंट ले आएगा कि उसकी खुद की फील्ड उस फ्लक्स को सपोर्ट करने लग जाए। और अगर फ्लक्स बढ़ रहा है किसी लूप से, तो वो अपने अंदर ऐसा करंट लेके आएगा कि उसकी फील्ड उस फ्लक्स को अपोज करने लग जाए। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली क्या करना है आपको, अपोज करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, कोई भी कंडक्टिंग लूप जो है वो अपने अंदर से जो फ्लक्स पार हो रहा है उसे कांस्टेंट रखना चाहता है, ठीक है ना। यही तो एक प्रॉपर्टी है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बेसिकली अभी मैं अगर बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के इसी चैप्टर में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग क्वांटिटीज नहीं है, सेम ही क्वांटिटी है। आपके देखने के नजरिए के ऊपर ये डिपेंड कर जाता है। आप अपना फ्रेम चेंज करो तो हो सकता है कि किसी जगह की मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा काम करे। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि किसी रीजन के अंदर अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल रही हो ना, तो उस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब काम करा रही है। पर मैं बहुत आगे नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पे। अभी तो आप सिर्फ क्या रख लो, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड पता करना, दूसरा उसकी डायरेक्शन पता करना। पहले हम ध्यान दे रहे हैं डायरेक्शन के ऊपर, फिर हम ध्यान देंगे मैग्नीट्यूड के ऊपर, और फिर हम देख लेंगे ऐसा हुआ क्यों, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेंज लॉ ही देख लेते हैं। तो देखो, बेसिकली आपको क्या करना है, फ्लक्स बढ़ रहा हो तो घटाना है, घट रहा हो तो बढ़ाना है।
मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। मान लो कि ये आपका एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है अंदर की तरफ, और समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है तो फ्लक्स कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। फ्लक्स समय के साथ बढ़ रहा है कहां, अंदर की तरफ। तो ये लूप अपने अंदर ऐसा करंट लेके आएगा कि ये फ्लक्स को क्या कर सके, घटा सके। अगर आपको फ्लक्स को घटाना है तो बताओ इस लूप का खुद के करंट की वजह से फ्लक्स कहां आना चाहिए, अंदर या बाहर, बाहर आना चाहिए। क्लियर हो रहा होगा सबको शायद, है कि नहीं। तो आप अपने राइट हैंड का थंब पहले से वहां प्लेस कर लो जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन चाहिए, तभी तो इसे अपोज कर पाएगा। तो आउट ऑफ द प्लेन में थंब अगर बाहर की तरफ रख लूं तो देखो मेरा हाथ कैसे घूम सकता है, हाथ सिर्फ इस तरह से घूम सकता है। और आप कह सकते हो कि करंट जो है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, करंट एंटी क्लॉकवाइज। समझ आई क्या बात। मुझे बस क्या करना था, मुझे फ्लक्स के चेंज को अपोज करना था, ठीक है ना। एक और देखो, एक में तो समझ नहीं आया होगा तो और देख लेते हैं। मान लो कि ये आपका लूप है और मैग्नेटिक फील्ड इस बार बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। ध्यान से देख लेना, हड़बड़ी मत करो जिनको नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि फ्लक्स किधर है। तो मुझे समझ आया कि फ्लक्स बेटा बाहर है, और समय के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आपको दिख रहा है कि फ्लक्स बाहर की तरफ घट रहा है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए होता है, बी घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है। तो बाहर की तरफ फ्लक्स घट रहा है, तो तुम्हारा मकसद क्या है, बाहर की तरफ फ्लक्स को बढ़ाना। अगर तुम्हें बाहर की तरफ फ्लक्स को बढ़ाना है तो तुम खुद का फ्लक्स कहां प्रोड्यूस करना चाहते हो, बाहर। तो अपने थंब को बाहर की तरफ प्लेस कर लो राइट हैंड के, आपका हाथ सिर्फ किस तरह से घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या सभी को क्लियर हो पा रहा है भाई या और एग्जांपल की जरूरत है, बताओ। जरूरत है तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। और एग्जांपल देखो, तो इस बार आपका ये रहा लूप, ठीक है ना, और ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और मैं बोल देता हूं कि समय के साथ रेडियस बढ़ रही है। तो मुझे बताना है इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्लक्स लिख लूंगा। फ्लक्स किस तरफ है भाई, तो जहां फील्ड है वहीं फ्लक्स है, तो फ्लक्स बाहर की तरफ है। अच्छा, बाहर की तरफ बढ़ रहा है घट रहा है, तो फॉर्मूला याद करो। फ्लक्स का फॉर्मूला है आपके पास बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। आप देख पा रहे हो कि बी तो कांस्टेंट है, बी अगर मैंने कांस्टेंट लिया है इस क्वेश्चन में, तो रेडियस बढ़ रही है तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। यानी कि बाहर की तरफ फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो तुम इसे क्या करना चाहोगे, बाहर की तरफ घटाना चाहोगे। तो बाहर की तरफ घटाना है तो तुम्हें खुद का कहां प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ अपना थंब प्लेस कर लो पहले से राइट हैंड का। आपका हाथ कैसे घूम सकता है, तुम्हें दिख जाएगा, तुम्हारा हाथ सिर्फ घूम सकता है कैसे, क्लॉकवाइज। तो इस केस में करंट आपका कैसे आ गया, करंट आ गया क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ क्या। चलें सवालों के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। देखो, तो मैं 4 लिख रहा हूं यहाँ पे ऑप्शन, आराम आराम से बताना, ठीक है। पहला केस ये ले लेता हूं मैं, ये आपका लूप है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज हो रही है। दूसरे में ये आपका लूप है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तीसरा ले लो, रेडियस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, रेडियस। बताओ भाई, पहले वाले का आंसर क्या आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है। बहुत सही बेटा मृगांक, इतनी जल्दी तुमने जीवन में आंसर नहीं दिया था, बहुत अच्छा। परमानंद का आ गया भाई फर्स्ट, अभिरूप का आ गया है, अभी तक किसी ने गड़बड़ नहीं की है, बहुत बढ़िया। तो बस, फ्लक्स किधर है, तो भाई फ्लक्स है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ घट रहा है, अंदर की तरफ घट रहा है, मेरा काम है अंदर की तरफ बढ़ाना। थंब रख लो अंदर की तरफ, क्या आ गया, क्लॉकवाइज। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या किसी को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट सेकंड का आंसर लिखो। करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। तो फ्लक्स है भाई बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं बाहर की तरफ घटाना चाहता हूं, तो खुद का कहाँ प्रोड्यूस करूंगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो थंब राइट हैंड का अंदर की तरफ रखो, हाथ कैसे घूम पा रहा है, क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। थर्ड का आंसर बताओ। कंफ्यूज हो गए मैं कह रहा हूं जैसे मैं लिख लिख के करता हूं वैसे ही करो। देखो फील्ड अंदर है तो फ्लक्स किधर है, फ्लक्स है अंदर। अच्छा, होता है बी इंटू ए तो बी तो फिक्स है, एरिया क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, तो फ्लक्स अंदर की तरफ घट रहा है। तुम्हें सिर्फ उल्टा काम करना है, ठीक है ना। अब अंदर की तरफ घट रहा है तो आप क्या करना चाहते हो, अंदर की तरफ बढ़ाना चाहते हो, तो खुद का कहाँ प्रोड्यूस करोगे, तो थंब को अंदर की तरफ रख लिया, किधर आ गया, क्लॉकवाइज। चौथे का बता दो, चौथे का, फोर्थ। अरे इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए, तो इसमें तो फ्लक्स ही जीरो है भाई। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में, फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। क्या सभी लोगों को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके ऊपर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अगर एक साथ हाँ उस पर जाएंगे ना यार, वो तुम खुद ही समझो कैसा क्वेश्चन होगा वो, उसमें मुझे फंक्शन देना पड़ेगा, तो तुम d5/dt निकालोगे, देखोगे किसकी रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, उसके हिसाब से आंसर करोगे, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ेंगे वरना लोग लौट जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने बस आपको लेंस लॉ बताया है, कल इसके ऊपर हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। कल का लेक्चर मान लो लेंस लॉ पर ही जाएगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ नहीं आया तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रख देता हूं मैं। सिर्फ हमने क्या पढ़ा है कि लेंस लॉ का पर्पस है जो चेंज हो रहा है उसे अपोज करना।